रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तुमानसं दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्मरस्वदीर्घादिभेदतः नानाविधानि रूपाणि पश्येल्लोचनमेकधा आद्यमाद्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकथा संकल्पयेन्मनः श्रोत्रत्वगादौ योज्यतामिदम् कामसङ्कल्पसन्देहौ श्रद्धाश्रद्धे धृतितरे रीभिर्भीरित्येवमादीनः भासयत्ते कदाचिदिः नोदेति नास्तमेतेषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथा ज्ञानी साधयेत् साधनं विना चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं धीस्तु द्विधा स्थिता एकाहङ्कृतिरन्या स्यात् अन्तःकरणरूपिणी। पीछे बोले छायाहङ्कारयोरैक्यम् तप्तायः पिण्डवन्मतम् आएगा तप्तायः पिण्डवन्मतम् तदहङ्कारतादात्म्यात् देहश्चेतनतामगा अहङ्कारस्य तादात्म्यम् चिच्छाया देहसाक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रान्तिजन्यं च त्रिविधं क्रमात् इसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं। सहजं कर्मजं भ्रान्तिजन्यं च त्रिविधं क्रमात् इस श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि क्या डिफरेंस होता है। 6 to 11 का एक सेट है, हाँ? और ये सेट इस दृग्दृश्य विवेक की अपूर्वता है। पूरा ये 6 to 11 ये जो किस तरह से ये जो सेंशियंट जीव बन गया है ना, बाकी सब तो जड़ है उसमें, ये उसकी अपूर्वता है। ये कहीं पे भी इतना डिटेल में इस तरह से, इसीलिए हम लोग बार बार यही का एग्जाम्पल लेते हैं ना। पहले वाले बुक में इसलिए हाँ, ये वाला एकदम अपूर्व है, यूनिक है। तो वो जीव कैसे बन गया, उसका डेफिनेशन, ये सब ये सेट में मिलेगा आपको। हो सके तो ये याद कर लीजिए ये वाले, क्योंकि हम लोग को ये काम आएंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि क्वेश्चन ऐसा था कि देखा जाता है संसार में कि जड़ जो है सब कुछ जड़ ही है। यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगराइज भी कर दिया कैटेगोरिकली कि ये पूरा जो बुद्धि हमारा बॉडी है, ये सूक्ष्म शरीर है, मतलब बुद्धि, माइंड, वृत्ति, ये सबको भी हम लोगों ने जड़ बना दिया था। फिर ये सेंशियंसी जो हम लोगों को समझ में आती है, ये कहाँ से आई? और फिर अगर वो जड़ होता, क्या बुद्धि अगर जड़ होती, हमारी सटल बॉडी जड़ होता, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि सुख दुख वगैरह तो हमको एक्सपीरियंस ही नहीं होता, अनुभव ही नहीं होता, कि सिर्फ उसी के कारण, क्योंकि वो सेंशियंट है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जड़ है? क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा है कि मुझे सुख दुख का अनुभव हो रहा है। तो आपने जो एक बता दिया कि दृश्य जो है वो अनेक होता है और वो दृष्टा जो है एक होता है, और दृश्य जो है वो जड़ है और दृष्टा जो है वो चेतन है। इस चीज पे मेरा क्वेश्चन,
ऐसे एक पूर्व पक्ष पूछ रहा है, मुझे क्वेश्चन है, क्योंकि ये कैसे ये दिख रहा है, आपने कैटेगराइज कर दिया जड़ है कुछ है, पर जो भी है पशु पक्षी जो है वो उसमें भी हम लोग को चेतनता दिखती है, पर आपने बोल दिया यद दृश्यम तद जड़म, जो जो दिख रहा है दृश्यते इति दृश्यम, जो भी दिख रहा है वो दृश्य है। तो पशु पक्षी भी दिख रहे हैं, ये पेड़ वगैरह भी, ये सब भी दिख रहे हैं, उनमें और ये माइक में, उनमें और ये डेस्क में आपको भी समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं जानना चाहता हूं कि वो कहां से आए, ये क्वेश्चन है। एक पशु पक्षी को भी समझ में आता है, अगर हम लोग डंडा लेके ऐसे करके जाए तो वो गाय जो है वो भाग जाएगी, वो डॉग जो है वो भाग जाएगा, तो उसमें भी सेंशियंसी तो है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि यद दृश्यते तद जड़म, ये क्वेश्चन, ठीक है। तब उन्होंने ये वाला जो क्वेश्चन था, चित क्या है 6th वाला, चित छाया वेशतो बुद्धो, चित छाया आवेशित बुद्धो, आवेश होता है किस चीज का, चित छाया का, किसमें, बुद्धि में, मतलब रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने ये भी डिटेल में देखा था कि वहां पे रिफ्लेक्शन क्यों वर्ड यूज किया, छाया वर्ड क्यों यूज किया, और रिफ्लेक्शन में और शैडो में हमने डिफरेंस देखा था। और हमने देखा था कि उसमें जो कॉमन पॉइंट्स है, क्या क्या कॉमन पॉइंट्स है उसके, छाया और रिफ्लेक्शन में क्या क्या कॉमन, दोनों अनरियल हैं, और क्या है, दोनों को हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं, और दोनों डिपेंडेंट हैं किसी चीज पे। तो ये कॉमन पॉइंट देख के उन्होंने छंद मिलाने के हिसाब से विद्यारण्य स्वामी जी ने यहाँ पे छाया शब्द यूज कर दिया होगा, पर उनका मीनिंग वही है, रिफ्लेक्शन ही है। तो जो रिफ्लेक्शन किस में आ रहा है, वो बुद्धि के अंदर आ रहा है, और बुद्धि के अंदर आते ही क्या हो रहा है, भानम धीस्तु द्विधा, वो दो होके स्प्लिट हो गई। दो होके स्प्लिट होने के बाद में क्या बन गया, एक तो बन गया अहंकृति और एक बन गया अंतःकरण। अंतःकरण ने क्या, अंतःकरण के क्या करता है, अंतःकरण और बहिकरण जो है मिलके उस वृत्ति को देते हैं, और ये अहंकार क्या करता है, उसको पजेस करता है, उसको होल्ड करता है, क्योंकि नहीं तो कौन बोलेगा कि ये मेरी वृत्ति है, कौन बोलेगा कि ये मेरे थॉट्स हैं, है ना। तो बहिकरण क्या करता है, बाहर से जितने सारे उसको इंफॉर्मेशन विषय मिलते हैं उसको देख के वो अंदर देता है, किसको, अंतःकरण को। अंतःकरण उसको वृत्तिमत अंतःकरण है, वृत्ति से भरा हुआ है, वृत्ति बना के वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर, मन बुद्धि चित्त। हाँ, और ये अहंकार जो है वो उसको पजेस करने वाला बन जाता है। उसमें रिफ्लेक्शन अभी देखेंगे हम लोग, उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा है अहंकार में, इसलिए वो कर्ता बन के बैठा हुआ है, और वो बोलता रहता है, पजेस करता रहता है तीनों को, बाकी तीनों किस किस को, मन बुद्धि और चित्त। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने डिटेल में उसमें देखा था कि कैसे से हो गया, दो हो गए हैं, एक हो गया पजेस्ड और एक हो गया है पजेसर। पजेस्ड कौन है, मन बुद्धि चित्त, और पजेसर कौन है, अहंकार। पूरे को मिला के हम लोग बोलते हैं माइंड स्टफ, पूरा का पूरा ये जो है ये बुद्धि हो गया। यहाँ पे जो जैसे बोला छाया वेशितो बुद्धौ, बुद्धि के अंदर होके रिफ्लेक्शन आके, किसी भी चीज से रिफ्लेक्शन लगेगा ना तो वो पंचीकृत अपंचीकृत पंच महाभूत से बना है, इसीलिए उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, सात्विक अंश है, तो इसीलिए वहां पे रिफ्लेक्शन हो गया। जब वहां रिफ्लेक्शन होता है तब क्या होता है, वो दो बन के अंतःकरण और अहंकृति के हिसाब से वो काम करती है, फंक्शंस अलग अलग हो गए पर वो बुद्धि एक ही है। और इसीलिए यहाँ पे बोला है वो जिस जहां पे भी आ गया तो वहां पे वो सेंशियंसी आ जाएगा। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, जो हम लोग हमेशा देखते हैं ना, इस यहाँ पे हम लोग जो हिंदू सनातन धर्म वाले हैं, हर चीज की हम लोग पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस हर जगह एग्जिस्ट। हम लोगों ने आत्मबोध में उपदेश सार में देखा था कि एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस वो दोनों को हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, दोनों साथ में रहेंगे। जहां पे भी कॉन्शियसनेस है वहां एग्जिस्टेंस रहेगा, जहां एग्जिस्टेंस है वहां कॉन्शियसनेस रहेगा।
कॉन्शियसनेस विदाउट एग्जिस्टेंस विल बी जड़, और एग्जिस्टेंस विदाउट कॉन्शियसनेस विल बी नॉन एग्जिस्टेंस, रहेगा ही नहीं वो। तो दोनों चाहिए हम लोगों को, साथ में चाहिए। एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस ये दोनों दो चीज के नाम नहीं है। अगर ये दो अलग अलग चीज होते तो क्या होता? तो क्या होता? दो, अगर कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस दो अलग अलग होता तो क्या होता? दो हो जाते तो क्या होता? कैसे जड़ हो जाते? क्योंकि एक दूसरे के दृश्य बन जाते, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं ना, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के दृश्य बन जाते, तो दोनों जड़ हो जाते हैं। इसीलिए कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस ये दोनों को हम लोग अलग अलग एंटिटी नहीं बोल सकते, ये दोनों एक ही हैं। और इसीलिए चूंकि ये दोनों एक ही हैं, साथ में रह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सनातन धर्म वाले सबकी पूजा करते हैं। है ना, बोलते हैं दूसरे धर्म वाले आप लोग तो हर चीज की, पेड़ पे भी जाके आप रस्सी बांधेंगे, सूर्य को भी अर्घ देंगे, तुलसी की भी पूजा करेंगे। यही है हमारा सिद्धांत। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस वो स्प्लिट नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्यों हम लोग को ये जड़ और ये चेतन समझ में आ रहा है? सिर्फ इस बुद्धि के कारण। ये सटल बॉडी अगर हम लोग किसी तरह से इसके अंदर इम्प्लांट कर दें, इसके अंदर इम्प्लांट कर दें, तो फिर क्या होगा? वो भी बोलने लग जाएगा, उसमें भी सेंशियंसी आ जाएगी। ये कॉन्शियसनेस तो हर जगह है, पर वो एक्सप्रेस कहां से करता है? उस बुद्धि से करता है। एग्जिस्टेंस 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 मतलब इज है, हर जगह है। नहीं तो हम लोग को हर जगह फील होता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर चीज हम लोग जानते हैं तो इसी तरह जानते हैं ना कि ये है, ये है, ये है। नहीं, हमको पता है कि वो नहीं है। तो कौन कह रहा है नहीं है? जो कह रहा है वो तो है। तो हर जगह हम लोग जाएंगे तो वो है, वो ही है। उसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस। तो वो एग्जिस्टेंस हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, पर कॉन्शियसनेस जहां पे एक्सप्रेस हो रहा है वो बुद्धि के थ्रू। चिदिच्छाया आवेशितो बुद्धो। आवेश यानी ऐसा नहीं कि कुछ प्रवेश कर रहा है। विश धातु मैंने लिखवाया था ना, विश धातु मतलब टू एंटर, आवेश मतलब फ्रॉम ऑल साइड्स, एंटरिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ऐसा नहीं है कि वो वहां कहीं पे है और वो एंटर कर रहा है बुद्धि के अंदर, ऐसा नहीं है। बुद्धि में तो वही है। अभी हमने देखा कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस ये स्प्लिट नहीं कर सकते। हर जगह जहां पे भी कॉन्शियसनेस है, एग्जिस्टेंस है, वहां कॉन्शियसनेस है, पर वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। कोई कोई चीजें रिफ्लेक्टिव मीडियम होता है। भी इस पे डेस्क पे हम लोग अपना चेहरा नहीं देख सकते, पर अगर यहाँ पे आईना रखा हो, हाँ, तो फिर देख सकेंगे, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव मीडियम बन गया है, वो बन सकता है, उसमें वो कैपेसिटी है। वैसे अगर हम लोग जाके सूर्य भगवान आए हैं और वहां पे हम लोगों ने बकेट में पानी रख दिया, उसमें रिफ्लेक्ट होगा। पर वैसे ही जमीन पे, मड पे सब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्टिव मीडियम नहीं है। जैसे ही हम लोग कोई मीडियम लाके वहां रख देंगे, वहां से वो रिफ्लेक्शन होने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाल्टी नहीं है तो सूर्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी है, वहां पे रिफ्लेक्शन सूर्य का नहीं हो रहा है तो सूर्य नहीं है। वहां एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडियम नहीं है। हमको मीडियम लगेगा, रिफ्लेक्टिव मीडियम जहां पे भी हम लोग लेके आ जाएंगे, वहां से वो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस डेस्क में रिफ्लेक्शन नहीं है अभी, क्योंकि वो मीडियम नहीं है। इसके अंदर डाल देंगे तो आ जाएगा। संत महात्मा लोग, खैर वो टॉपिक अलग है, वो जो भैंस से वेद पढ़ा दिया ज्ञानेश्वर महाराज, ईंट को चला दिया, ये सब क्या किया? वही है, सिद्धि वही है। वो सेंशियंट पे, वो जो दूसरे वाले थे, मैं नाम बोल रही हूँ उनका, वो शेर पर चढ़ के आए, क्या नाम था उनको, शेर पे चढ़ के आए दिखाने के लिए। ज्ञानेश्वर महाराज बोले तुम शेर पे चढ़ के आओगे? वो वॉल पे छोटे से तो थे, 21 साल में तो उनकी महासमाधि हो गई थी, छोटे से थे, वो वॉल पे बैठे हुए थे दीवार पे। तो दीवार बोले मैं तो दीवार से चल सकता हूँ,
दीवार को ही चलाने लगो, दीवार चल रही है, सोचिए वो दीवार हाँक रही। कॉन्शियसनेस हर जगह है, सॉरी एग्जिस्टेंस हर जगह है, तो वो कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस करता है थ्रू सम रिफ्लेक्टिव मीडियम। और इसीलिए यहाँ पे बोल दिया चितिच्छाया समान, क्या है, समान आवेशतो बुद्धौ। और जैसे ही वो आवेश हो जाएगा, आवेश मतलब रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा उसका, वैसे ही वहां पे दो स्प्लिट हो जाएंगे, एक पजेसर बन जाएगा, एक पजेस बन जाएगा, और हम लोग को लगेगा सेंशियंसी आ गई, उसके कारण ही ऐसा लगता है। ठीक है, आगे चलें। तो फिर अब बोला कि पर ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है, थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करेंगे क्या कि कैसे ऐसे हो जाता है, क्योंकि एक तो जड़ है, ठीक आप ठीक से बताइए कि एक तो जड़ है और एक पूरी तरह से कॉन्शियस है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये दोनों मिक्स कैसे होते हैं, आवेश कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। फिर उन्होंने कहा छाया हंकार योरेक्यम तप्ताय पिंडवन मतम। तप्त अयह, अय मतलब अयन, अयन, तप्त पिंड, पिंड मतलब बॉल, पिंड मतलब कुछ भी चीज गोल गोलाकार का होता है ना, जैसे पिंडी, हाँ, फिर हम लोग पिंड दान करते हैं, राइस बॉल होता है वो सब, पिंड मतलब गोलाकार, गोलाकार। तो तप्तायः पिंडवन मतम। तो एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि कैसे, ठीक है मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि क्या हुआ, दो चीजें हैं, एक तो है आयरन बॉल और एक है फायर। ठीक है, हम लोग इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। क्या हुआ, तो दो चीजें हैं, अयस, अयह का शब्द है अयस, सकारांत नपुंसक लिंग। ठीक है, वो चलता है, कैसे चलेगा, अयह अयसी अयामसी, मन जैसे, मन मनसी मनांसी, अयस शब्द है नपुंसक लिंग, अयह अयसी अयांसी, तो ये अयस शब्द है अयह। तो ये क्या है, एक तो दोनों का सेपरेट सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, दोनों का फायर का और आयरन बॉल का, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, सेपरेट सेपरेट है। अब देखिए दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेट सेपरेट है। आयरन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठंडा है, काला है, हैवी है, विथ शेप है। याद रखिएगा क्या क्या है, ठंडा, काला, फिर हैवी है और शेप भी है उसमें। अब फायर पे आइए, फायर कैसा है, गरम, रेड, विदाउट शेप और वेट भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब जब हम लोग इनको एक साथ कर देते हैं, आयन को फायर में डाल दिया, तो धीरे 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 वो तपता जाता है, तपता जाता है, तपता जाता है, और ये दोनों एक हो जाते हैं, और एक होके क्या लगता है, तप्ताय पिंडवन, मतलब वो फायर बॉल जैसा बन जाता है। अब क्या हुआ, इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज एक्सचेंज कर लिए। कैसे कैसे, जो आयन था उसने अपना वेट, अपना शेप इसको दे दिया फायर को, हाँ, उसके, और उसने उससे, फायर ने क्या किया, अपना हीट, हाँ, और अपना कलर इसको दे दिया। तो वो जो काला काला दिख रहा था वो लाल अग्नि पूरा तपता, वो देखा होगा ना आप लोगों ने, वैसा बन गया पूरा। जो ठंडा ठंडा था वो गरम बन गया, जो काला था वो लाल बन गया, फायर में शेप नहीं था वो गोलाकार शेप में आ गया। एक पॉइंट भी उसमें, उस तप्ताय में एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां पे आप फायर को अलग कर सके और आयन को अलग कर सके। ये सारे पॉइंट्स हैं मिक्सचर के, इसी को क्या बोलते हैं, तादात्म्य।
तादात में ये हो गया अन्यो अन्य अध्यास हो गया ये अन्यो अन्य अध्यास मतलब एक ने अपनी प्रॉपर्टीज दूसरे को दे दी, दूसरे ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के दूसरे से ले, दोनों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के एक दूसरे को ले लिया, और वो कैसा हो गया, वो पूरी तरह से रेड हॉट आयरन बॉल हो गया, विथ वेट, विथ कलर। पर दोनों की सेपरेट सेपरेट गुण एग्जिस्ट करते हैं। पर अब जब हम लोग उस तप्त आयन को देखते हैं, उसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां से हम लोग सेपरेट कर सके कि इस आयन को हम लोग अलग कर लें। तो किस तरह से वो मिक्स हो गया पूरी तरह से, ये देखिए, ये तद अहंकार तादात्म्यात्, वैसे ही अहंकार का तादात्म्य हो जाता है, और देहश्चेतन तामकात्, वैसे ये देह जो है ये तुमको चेतनता लगने लगती है, चेतन लगने लगता है, सेंशियन एक पोर्शन भी इस देह का ऐसा नहीं है, अलग नहीं है कि मैं उसको अलग कर सकूं कि ये सेल्फ है और ये जो है जड़ है, ये दृश्य है, ये दृष्टा है। पूरी तरह से ये पूरे तप्त आयन पिंडवत जैसा ये बन गया है, तादात्म्य से अध्यास हो गया है, अन्य अन्य अध्यास होके ये पूरी तरह से वैसा बन गया। किसके? अहंकार के तादात्म्य से। किसके? छाया अहंकार योरैक्य, दोनों का एक हो गए हैं, दोनों। बहुत सुंदर है। तो इसीलिए एक ने दूसरे से ले लिया, दूसरे ने से ले लिया। अस्तित्व वैसे ही क्या है, देखिए हमारा थॉट है और हमारा कॉन्शियसनेस है। हाँ, थॉट क्या है? इनर्ट है, जड़ है। हाँ, उसके पास में पर्सनालिटी है। कॉन्शियसनेस क्या है? सेंशियंट है, पर उसके पास में पर्सनालिटी नहीं है, गुण नहीं है ना। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। मिलने के बाद एक इससे सेंशियंसी थॉट जो है कॉन्शियसनेस से अपनी सेंशियंसी बोरो कर लेता है, सेंशियंट बन गया थॉट। और कॉन्शियसनेस जिसके पास में कोई पर्सनालिटी नहीं थी, व्यक्तित्व नहीं था, उसने क्या किया, इससे थॉट से बोरो कर लिया और वो एज इफ एक पर्सनालिटी बन गई। ये हो गया ऐक्यम, ये हो गया तादात्म्यम, ये हो गया अध्यास, जो भी बोली। एक दूसरे का ले लिया इन लोगों ने, एक दूसरे से बोरो कर लिया उन्होंने, और बिल्कुल दूसरी तरह से हम लोग के सामने दूसरा ही कुछ आ गया, जो कि नहीं हो सकता वैसा हो गया। चेतनम तामगात, बॉडी क्या है, एकदम मतलब सेंशियंट बन गई। कैसे कैसे सेंशियंट बन गई? 6 श्लोक। बुद्धो आवेशितो, बुद्धि में आवेशित हो जाने पर वो सेंशियंट बन गई। कौन? ये देह भी सेंशियंट बन गया। कि रिफ्लेक्शन जो है हर जगह नहीं हो सकता, उसके पास में वो मीडियम मिल गया और हो गया। अब सोचिए ना, इस टेबल चेयर इन सब में क्यों नहीं है? सोचिए इस चीज को, सेंशियंसी क्यों नहीं है? हम सोचिए, अगर खाने में सेंशियंसी क्यों नहीं है? टेबल चेयर, बोले बाप रे टेबल चेयर, आगे फिर से बैठने के ऊपर भागेंगे वो लोग। खाना सेंशियंसी अगर हो जाती है, मुझे खाने के लिए आ रहे हैं, भागेंगे, बाप रे इसके मुंह में जाना पड़ेगा, इसके पेट में जाना पड़ेगा, मुझे खा डालेंगे। सोचिए आप, रोटी चावल सब भाग रहा है, सेंशियंसी नहीं है उसमें। क्यों नहीं? इसीलिए नहीं। एक और एग्जाम्पल मैंने बताया था, डायरेक्टली हम लोग, अगर हम लोगों को पानी उबालना है, हाँ, तो डायरेक्टली हम लोग पानी उबाल सकते हैं क्या? चाहिए पात्र। कैसे? नहीं, अगर पानी हमको डायरेक्टली उबाल देंगे, अग्नि में डाल देंगे, तो क्या होगा? या तो बुझ जाएगी या सूख जाएगी, एवेपोरेट हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा अग्नि हुई तो। इसलिए हमको कोई मीडियम चाहिए, हर जगह मीडियम का इंपॉर्टेंस है। वैसे ये जो शरीर, ये बुद्धि है, ये मीडियम बन गया रिफ्लेक्शन का, उसका चित छाया का।
डायरेक्टली कुछ भी एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। इसे मैंने बताया ना आपको, कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस, ये दोनों चीजें जो है, एग्जिस्टेंस है, पर वही चीज हम लोग को हर जगह नहीं दिख पा रही है। वो है, वो आत्मा, वो ब्रह्म, जो भी आप नाम दे, वो हर जगह है, पर वो इसीलिए एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो मीडियम नहीं मिल रहा है उसको। मीडियम मिल जाएगा, हो जाएगा। बल्ब का एग्जाम्पल लीजिए, फिलामेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, फिलामेंट है और बल्ब है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिलामेंट के थ्रू, फिलामेंट नहीं होगा तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं, वो टच होना चाहिए ना। वो अगर हम लोग देखते थे बचपन में भी, हाँ, वो फ्यूज हो जाता है तब बल्ब, तो उसका अंदर का फिलामेंट ऐसे टूट गया तो वो नहीं चलता है। अगर वो फिलामेंट है तो वो बल्ब जलेगा। दार्ष्टान्त बताइए क्या है इसका? ये तो दृष्टांत था, दार्ष्टान्त बताइए किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? कौन? आत्मा। कौन है क्या? आत्मा तो इलेक्ट्रिसिटी। आत्मा इलेक्ट्रिसिटी। फिलामेंट क्या है? हाँ, बुद्धि। और बल्ब क्या है? शरीर। फिलामेंट नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, बुद्धि नहीं होगी, नहीं जलेगा। हर एग्जाम्पल के अपने ड्रॉबैक्स है। हाँ, इसको ऐसे मत देखिएगा कि अरे वो फिलामेंट तो है, वो तो मॉडिफाइंग हो रहा है, तो सब मत सोचिएगा। यहाँ एग्जाम्पल उस चीज को पकड़ लीजिए बस। अपने अपने ड्रॉबैक्स हर एग्जाम्पल में, परफेक्ट एग्जाम्पल कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो दो वाद मैंने बताए थे आपको। दो वाद क्या थे? अवच्छेदवाद और अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद मतलब थियरी ऑफ रिफ्लेक्शन और थियरी ऑफ कंडीशन, ठीक है। कंडीशनड कॉन्शियसनेस और रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये दो चीजें हैं। तो यहाँ पे और पंचदशी में इन्होंने, विद्यारण्य स्वामी जी ने प्रतिबिंबवाद को महत्व दिया है, उसी से बोला हुआ है। लेकिन दोनों के ही अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। प्रतिबिंबवाद मतलब एग्जाम्पल, प्रतिबिंबवाद का एग्जाम्पल नॉर्मल सूर्य और पानी, ठीक है। सूर्य है एक जगह पे, पानी है, पानी में रिफ्लेक्शन हो रहा है। वैसे ये प्रतिबिंबवाद हम लोगों ने देख लिया 6 श्लोक में, चिच्छाया वेशितो बुद्धो, तो उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये प्रतिबिंबवाद हो गया। और इसका बताइए अवच्छेदवाद का एग्जाम्पल। हाँ, कंडीशनिंग बताइए। प्रिज्म रखा हुआ है और फ्लावर रखा हुआ है, एक दूसरे के वो लोग दे देते हैं, सामने दे देते हैं, कंडीशनड हो जाता है वो। प्रिज्म कंडीशनड हो गया एज अ रेड प्रिज्म, वेयरएज इट डज नॉट हैव एनी कलर, वो कलर वाला दिखने लगता है। हम लोग येलो फ्लावर रखेंगे, प्रिज्म येलो दिखने लगेगा, रेड रखेंगे, रेड दिखने लगेगा उसका। हाँ, उसका अपना कोई कलर नहीं है, प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट, पर वो जो पास में चीज रखी होगी, अवच्छेदवाद इसी को बोलते हैं, ठीक है। कंडीशनड कॉन्शियसनेस, थियरी ऑफ कंडीशनड कॉन्शियसनेस। तो इसमें और उसमें ड्रॉबैक्स हैं अपने अपने। कैसे? प्रतिबिंबवाद जो है वो दिखाता है कि अलग है, दूर है, डिस्टेंस में है, पर हमारा जो आत्मा है वो डिस्टेंस में नहीं है, हमारा ब्रह्म जो है वो हर जगह है। हाँ, और यहाँ पे भी जो भी है, ये दूसरे वाला में अवच्छेदवाद में भी, इसमें भी जो है इमेजिनरी नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको हम लोग क्लैरिटी उसमें ज्यादा नहीं आती। हाँ, कंडीशन हो गया है ना कॉन्शियसनेस, तो इमेजिनरी एक कंडीशन के साथ में एक कॉन्शियसनेस बन गया। तो दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, पर यहाँ पे जो दिखाया हुआ है वो प्रतिबिंबवाद पे बोला गया। ये दो वाद याद रखिए। वाद मतलब क्या? वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये बोध में पूरा तो यही है, आत्मबोध में तो ये सब उपाधि का ही है ना। हाँ, क्या अवच्छेदवाद है, और इसमें प्रतिबिंबवाद, इसमें पंचदशी में, सब में प्रतिबिंबवाद है।
डिफरेंस समझ में आया ना? एक कंडीशनड कॉन्शियसनेस है। अब एग्जाम्पल दीजिए तो कंडीशन कॉन्शियसनेस की, जैसे कंडीशनिंग की एग्जाम्पल दीजिए, कंडीशन कॉन्शियसनेस की नहीं, कंडीशनिंग की एग्जाम्पल दीजिए। एक प्रिज्म हो गया, थोड़ा क्लियर होगा सबको। हाँ, जब मन दुखी होता है तो मैं अपने आप को दुखी नहीं, इसका मत दीजिए, बाहर का दीजिए, कोई वस्तु का दीजिए। जैसे शेल जो है वो सिल्वर लगता है, कंडीशन हो गया ना। शेल रखा हुआ है, सी शेल, हाँ, सी शोर पे रखा हुआ है, और वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है सूर्य का। एक बच्चा जाके भाग के जाएगा कि अरे 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 सिल्वर मिल गया, कॉइन रखा है, हाँ, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। पास में देख के जाएगा कि अरे ये तो शेल ही है। ये क्या हो गया? कंडीशन बन गई, वो सिल्वर अपीयर होने लगा। क्या? शेल। रज्जु सर्प। हाँ, और बताइए। रज्जु सर्प का भी कंडीशनड है, वो अवच्छेदवाद है। और बताइए। मिराज। ये सारे कंडीशन हो रहा है ना। और बताइए। ब्लूनेस ऑफ द स्काई, ब्लूनेस है नहीं वहां पे, वो कंडीशनिंग हो रही। और बताइए। कितना तो है ऐसे। प्रतिबिंबवाद इजी है, ये प्रतिबिंब हो रहा है, बिंब प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब, मतलब बिंब मतलब मैं, बिंब, और प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन। बिंब मिरर नहीं, बिंब मतलब जो, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है ना। तो रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट एक है वो बिंब, और प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन। आईने में मैं अपने आप को देख रही हूँ, वो प्रतिबिंब, और मैं जो खड़ी हूँ इस तरफ वो बिंब। तो जहां पे भी ऐसे रिफ्लेक्टिव मीडियम होगा वहां रिफ्लेक्शन होगा। तो ये दो थियरीज हैं, ये कल्ट नहीं है, ये वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है। दो वाद इसको बोलते हैं, प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद। तो प्रतिबिंबवाद में हम लोग को लगता है कि वो ब्रह्म जो है वो कहीं और है और उसका रिफ्लेक्शन कहीं और होगा, ये उसका ड्रॉबैक है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं और है आत्मा, परमात्मा, और हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये उसका ड्रॉबैक है। और यहाँ पे क्या है, कंडीशनड बन गई, तो उसका जो नेचर है, कंडीशनड कॉन्शियसनेस का जो नेचर है, एक्चुअल नेचर, वो क्लैरिटी उसमें नहीं आ पाती है कंडीशन कॉन्शियसनेस। दोनों के अपने अपने हैं, जब हम लोग और डिटेल में, अभी यहाँ पे प्रतिबिंबवाद पे ज्यादा बोला। तो डलनेस एंड ब्राइटनेस क्या है, किस चीज का है? रिफ्लेक्टिव मीडियम का है ना, जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे जैसे हम उसको शार्प करेंगे, जैसा जैसा रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसमें रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। तो अगर कोई डल है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कॉन्शियसनेस डल है, वो मीडियम डल है। मीडियम को हमको साफ करना होगा। अगर आईना ठीक से हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर आईना मतलब गड़बड़ है, या तो आंख गड़बड़ है ना। तो अगर हम लोग मिरर को साफ कर ले, उसमें डस्ट है, तो फिर हम लोग का रिफ्लेक्शन उस पर अच्छा आने लगेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर बुद्धि ठीक है, हमारी शार्प है, तो उसमें से सत्व गुण है, खूब ब्राइट रिफ्लेक्शन होगा, खूब ब्राइट। पाणिनि के पास भी और हमारे पास भी वो सेम वही इंस्ट्रूमेंट है। अब कालिदास के पास भी वही था। उन्होंने क्या किया, उपासना से कर करके उस रिफ्लेक्टिव मीडियम को ठीक कर लिया। इसीलिए पहले के जमाने में क्या बोलते थे, वेदांत पढ़ने से पहले खूब उपासना करो, क्योंकि इसमें हम लोग को रिफ्लेक्टिव मीडियम जो है, हमारा जो बुद्धि है, वो बहुत शार्प और बहुत क्लियर चाहिए, एकदम
10-10 साल पूरी तरह से घिसवाते थे। उपासना करो, पाठ करो, सारे दर्शन पढ़वाते थे, न्याय वगैरह सब 2-2 साल न्याय पढ़वाते, मुखाग्र करवाते थे, क्रैम करवाते थे। उससे एकदम तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव मीडियम जो है वो शार्प हो जाता है बहुत, तो उससे फिर अलग होता है फिर उसका। गुरुकुल में रहते थे, गुरुकुल में रह के क्या होता था? गुरुकुल में रहने के बाद में गुरु पूरी तरह से ध्यान रखता था, उसके कैरेक्टर को मोल्ड करता था। कैरेक्टर को मोल्ड करना मतलब क्या? मतलब कैरेक्टर खराब हो जाना मतलब तमोगुण ज्यादा हो जाना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले कैरेक्टर खराब हो जाना, इसका मतलब क्या है? तमोगुण ज्यादा है उस व्यक्ति में, उस बच्चे में। तमोगुण जैसे ही ज्यादा होगा मतलब सत्वगुण कम हो गया, मतलब रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे ध्यान यही दिया जाता था कि इसका कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छा हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आजकल हम लोग बोलते हैं। सत्व जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वहां पे इल्यूमिनेशन, प्रकाश ज्यादा होगा। एक कोई भी छोटी सी बात है, कुछ फट से उसको वो कैच कर लेता है, किसी को बहुत टाइम लगता है। क्यों? वो कॉन्शियसनेस का वो नहीं है, वो रिफ्लेक्टिव मीडियम का डिफरेंस होता है सब में, कि उपासना से बहुत बढ़ जाता है। उपासना कर करके इंटेलिजेंस हम लोग किसको बोलते हैं? स्पॉन्टेनिटी, हाँ, और एफर्टलेसनेस। स्पॉन्टेनिटी एंड एफर्टलेसनेस in any problem. Spontaneity and effortlessness in any problem that gives the right solution. ये इंटेलिजेंस है। स्पॉन्टेनियस भी हो गया और एफर्टलेस भी। ये नहीं कि बहुत मेहनत करके, स्पॉन्टेनियसली आ रहा है, वो इंटेलिजेंस हो गया। फट से उसको क्लिक। कोई होता है ना किसी सब्जेक्ट में बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसको इंटेलिजेंट हम लोग क्यों बोलते हैं? कि स्पॉन्टेनियसली उसका उस पर रिस्पॉन्स आता है। कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका स्पॉन्टेनियसली सोल्यूशन आएगा। एफर्टलेस और स्पॉन्टेनियस, वही इंटेलिजेंस हो गया। ये कहां से आ रहा है? वो बुद्धि से आ रहा है, वो रिफ्लेक्टिव मीडियम से आ रहा है। तो जितना साफ होगा उतना ज्यादा वहां से रिफ्लेक्शन आएगा, बस। सूक्ष्म होगा माइंड, जितना सटल होगा माइंड, उतना ज्यादा क्या होगा? उसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो इसीलिए हम लोग को उस इंस्ट्रूमेंट पे काम करना चाहिए कि उसका हम लोग ब्राइटनेस बढ़ाते रहें। उपासना का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि उपासना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, सेक्युलर सब्जेक्ट्स में भी हम लोग को लगता है शार्पनेस चाहिए, याद रखने के लिए चाहिए। सिर्फ अध्यात्म में ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं, हर जगह हम लोग को काम आएगा। तो जैसा हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट रहेगा वैसा रिफ्लेक्शन होगा, और क्या। तो हम लोग को हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ही शार्प करना है। जैसे कारपेंटर होता है, अच्छा कारपेंटर होता है, वो काम करने से पहले बहुत सारा टाइम अपना इंस्ट्रूमेंट शार्प करने में ही लगाता है। वही वैसे हम लोगों को भी इंस्ट्रूमेंट शार्प करना है। एक बार एक फैक्ट्री में एक मशीन नहीं चल रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन था, वो मशीन चल नहीं रही थी। इसी फैक्ट्री की बात है, आप लोगों को पता होगा ये। तो खूब सब लोगों ने ट्राई किया, वो मशीन चली नहीं। बहुत लोगों ने आके अपना अपना एडवाइस दिया कि इसको ये करिए, इसको ओवरहॉलिंग करिए, इसका ये चेंज करिए, वो चेंज नहीं हुआ।
फिर एक एक्सपर्ट को बुलाया गया। तो एक्सपर्ट ने मशीन के पास में जाके तो कुछ तो भी किया और एक जगह पे बस उसने एक हथौड़ा मारा, छोटा सा वो भी एक हथौड़ा मारा। हाँ, और उसने चार्ज किया 50,000 रुपीज। तो सब लोग बोले आपने एक हथौड़ा मारा, बाकी भी सब, फिर वो पास होता है ना उनका बिल, तो उन्होंने बोला कि आप जो है अपना वो करिए, क्या बोलता है, डिटेल्स दीजिए कि आपने 50,000 कैसे किस किस चीज का लगाया। तो उन्होंने शायद उसको एक हैमर या कुछ एक नेल का कुछ तो भी लगा था पैसा, तो वो एक नेल का उन्होंने लिखा यहाँ 1 रुपया, ऐसा कुछ तो भी, और बाकी का पूरा जो भी लिखा टू नो द राइट प्लेस टू हैमर इट, उतना 49 कितना होगा 49,999 उसके लिए। राइट प्लेस तो हमको बताओ, नहीं तो किसी से को भी आप लोग तो खुद ही परेशान हो रहे थे, हो ही नहीं रहा था। वो राइट प्लेस जानने के लिए उसने 49,999 चार्ज किया। ये डिपेंड करता है हमारा, जो हमको वहां पे काम करना है, हमारा इंस्ट्रूमेंट शार्प करना है। तो इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग शार्प करेंगे, बाकी सब तो फिर इजी हो जाएगा। कहाँ पे विवेक करना चाहिए, कहाँ पे विवेक नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होना चाहिए, क्या सत्य है क्या मिथ्या है। इसलिए अभी नवरात्रि चल रही है ना, देवी माँ से खूब मनाना चाहिए कि माँ खूब बुद्धि दीजिए आप, बहुत जरूरी है हमको राइट बुद्धि, राइट इंटेलेक्ट। कोई प्रॉब्लम फिर हमारी प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। ठीक है, बाकी का हम लोग 8th वाला कल देखेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।